good afternoon. How are you? आज एक नए टेंस में अपन एंटर कर रहे हैं। करें? प्रेजेंट पूरा पढ़ लिया आपने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम पास्ट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए तैयार हो रहे हैं। चले देखें, अब सिंपल है। मैं आपको कुछ एक बातें हैं मैंने बहुत बार रिपीट की है, और रिपीट करने का मतलब है इतनी रेपेटेटिव एक किसी भी चीज़ के बारे में अप्रोच आप तक पहुँचे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि किस प्रकार से मुझे हिंदी से अंग्रेजी में बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय ध्यान रखना। खास तौर पे हिंदी के सेंटेंस को लिखूं तो टेंस का पता चल जाए, सेंटेंस का पता चल जाए, फिर उसकी सीक्वेंस, पार्ट ऑफ स्पीच किस प्रकार है अब मुझे आ गई है, फिर फाइनली सब्जेक्ट है तो एक्टिव और सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव। ये क्यों होता है? इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने सारे दे दिए हैं। फिर भी डाउट है मुझे पूछिएगा। आज अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, वो प्रेजेंट पीछे चला गया, पास्ट में दो चीज पढ़े इसमें। फ्रेंड्स, पास्ट का मतलब गॉन, जो बीत गया, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अभी अभी और बरसों बरसों पहले, लेकिन गुजर गई। इसको जब अपन पुनः रिपीट करते हैं तो जो भी हिंदी का सेंटेंस बनता है, फिर इंग्लिश लिखते हैं, वो आज इस चैप्टर में लेंगे जिसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक बात है? ठीक। ये काम क्या आता है? ये केवल अतीत में घटी हुई कोई घटनाएं हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए। ठीक है? जैसे पुरानी कहानी है, जब आप कोई ऐसे लिखते हो, किसी घटी हुई घटना का जब आप वर्णन करते हो तो इस टेंस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। बात ठीक है? लेकिन ये हिंदी में किस प्रकार से बनता है? वाक्य के अंत में जो वर्ब होती है, कल आपने मेरा वीडियो देखा था हिंदी और इंग्लिश की पहचान का, मैंने भेजा आपको, उसके अनुसार वाक्य का अंतिम शब्द वर्ब, उसमें कैसी पहचान होती है, प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, ये हम देखेंगे। चलें अभी आइए देखिए। आप, मैंने यहाँ पर लिखा है अ आ ई का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो हिंदी में जो वर्ब होती है उसमें कभी आ आएगा, कभी ई आएगा, कभी ए आएगा, ऐसे उच्चारण आएगा। था लग सकता है, लगा दिया तब भी ठीक, था थे थी का कोई लेना नहीं, बताया था और बताया एक ही बात है। तो वर्ब पे एकदम कंसंट्रेट कीजिए, ठीक से देखिएगा कि पास्ट, लेकिन आज तक पढ़े हैं वही सेम चीज है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पार्ट ऑफ स्पीच में जब आप एक एक पार्ट को जब सीक्वेंस देंगे तो स्ट्रक्चर में कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, आज तक जो पहले किया सेम रिपीट होगा। तो फिर आप देखेंगे आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ, अगर पीछे से कोई डाउट भी होता है वो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए, मैंने लिखा है अफर्मेटिव के अंदर, सीमा को मैंने बताया, चाहे एक सेकंड पहले, ठीक है, और चाहे बहुत पहले। ये घटनाओं में जब अपन वर्णन करते हैं तो उनमें एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता रहता है। जैसे कल बताया, थोड़ी देर पहले बताया, बरसों पहले बताया, जुलाई में बताया, वो बता देते हैं। यहाँ मैंने कोई ऐसा समय नहीं दिया। देखिए, अब एक इसके अंदर पूरी इंग्लिश में जब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव करते हैं तो स्ट्रक्चर सबकी एक ही है, बस एम्पिंग वर्ड बदलते जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, वो याद कीजिए। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या थी, याद है आपको? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके पीछे एस आई एस, वर्ब के पीछे एस आई एस। लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब के ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। पास्ट का भी इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, चाहे पास्ट का इंडेफिनिट है, चाहे फ्यूचर का इंडेफिनिट है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन वहाँ
प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस प्रकार एफर्मेटिव में SAIS लगा था, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा वर्ब की, लेकिन जो ही नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वापस, क्योंकि वो इंडेफिनिट। ये दो एक्सेप्शन, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेक द सेंटेंस करेक्ट, इस प्रकार से जब आपके एग्जाम्स में आएंगे तो इनका पूरा ध्यान रखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव, ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। तो पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म। अब बहुत सारी जो इजी वर्ब होती है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी होती है, ठीक है ना, आपको पता है ना, ईडी होती। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ सेकंड में भी ईडी और थर्ड में भी ईडी होता है? तो है ना, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, है ना, सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी चलती है। तब हम कहेंगे वो ईडी लिखी हुई वर्ब जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, और वो वर्ब ईडी लिखी हुई लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो श्योरली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। यानी सेकंड फॉर्म में कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती है। गॉट इट? चलिए, तब मैंने यहाँ और मैं बराबर लिखते जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर क्या और सब्जेक्ट नहीं है तो मैं बराबर चलता रहूँगा। पैसिव को कभी कोई एक चैप्टर मत बनाना। पैसिव भाषा की नीड है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो एक बार सब्जेक्ट होने पे हम एक्टिव का पैसिव करते हैं, उसके बाद आप आगे मैं हर चैप्टर के साथ बताता चलता हूँ, इसमें भी बताऊँगा। अब यहाँ पर बताने वाला कौन है? सीमा को मैंने बताया। बहुत सारे नए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर सीमा को सब्जेक्ट समझ लेते हैं, आगे लिखा ना, सीमा को, कर्ता ने, कर्म को, सीमा तो ऑब्जेक्ट है, बताने वाला कौन है? किसने बताया? मैंने, ये सब्जेक्ट है। तो हम तुरंत क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, फिर सीमा। आई टोल्ड सीमा, देखा आपने? ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव, लेकिन हिंदी में बताया किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? आ का हो रहा है, देखा आपने? अब इसका कैसे बनाएंगे? अब वही राम कहानी चलती जाएगी। क्या? जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा और मैं लिख रहा हूँ सीमा, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप पैसिव बना रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब बोरो किए थे, याद है ना? तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब बोरो करेंगे, जो वॉज और वर होता है। फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, सीमा सिंगुलर है, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। देखिए सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता कभी, थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं होती है। मेरे नए अंग्रेजी अभी अभी जो सीख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है ये स्पेशल चीज। सीमा वॉज टोल्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी, पैसिव बनते हैं। कोई नई चीज नहीं है, कुछ नहीं। आप अब टेंसेज को बहुत फास्ट है वो आगे सीखते जाए। नेगेटिव आते ही बहुत बड़ा एक चेंज यहाँ पर फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब डिड आया है। एक ही सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब डिड कब? एक्टिव में। पैसिव में तो वॉज वर है और इसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए, किसानों को सरपंच ने नहीं सुना। सुनने वाला कौन है? फिर भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, किसान को सब्जेक्ट मत समझ लीजिएगा। कर्ता ने, कर्म को, आप देख रहे हैं, सरपंच ने सब्जेक्ट, द सरपंच, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिसन टू, किसको? किसानों को, टू
लेकिन डिड के साथ में देख रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। अब आप पैसिव करोगे तो यहां पर देखिए द फार्मर्स वर नॉट listened, third form of the verb. The farmers object helping verb continues with are not listened by the sarpanch. The sarpanch did not listen to the farmers. Passive farmers were not listened by the sarpanch. क्लियर हो गई बात? देखिए पीछे प्रोनाउंसिएशन देखिए, नहीं सुना आपका प्रोनाउंसिएशन आया, लेकिन क्या इंटरोगेटिव में क्या से शुरू हो रहा है, जो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हो इंग्लिश में। क्या तुमने अधिकारी को अपनी फोटो दिखाई, दिखाई पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। एक नंबर पे यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड, चाहे सिंगुलर है सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है, डिड। अब दिखाने वाला कौन है, कर्ता ने, तुमने, डिड, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो। अब मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मैंने अलग से भी वीडियो डाला है, साथ साथ में भी बताया है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और लिविंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दिखाए क्या, फोटो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी अधिकारी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ DO डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, और +2 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ। डिड यू शो, अपनी, यू की अपनी, योर फोटो टू द ऑफिसर। डिड यू शो योर फोटो टू द ऑफिसर। लेकिन जब पैसिव करेंगे फ्रेंड्स तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फोटो है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर देखें आप अधिकारी है। तो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर आता है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे वॉच द ऑफिसर, वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉन योर फोटो बाय यू। ये देखिए, वॉज द ऑफिसर शॉन योर फोटो बाय यू, पैसिव बन गए। ठीक है, अब देखें आप, बच्चों ने प्रश्न हल क्यों नहीं किए। बच्चों ने प्रश्न हल क्यों नहीं किए, तो यहाँ पर क्यों एडवर्ब, क्वेश्चन है, एडवर्ब WH वर्ड है, एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ता ने, बच्चों ने सब्जेक्ट है, क्या हल नहीं किया, प्रश्न। ठीक है, अब हम जब इंग्लिश में लिखेंगे तो एडवर्ब यहाँ पर आ जाएगा वाई, मैंने WH वर्ड लिखा है, वाई डिड द children not solve, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, the questions, why did the children not solve the question। अब इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो why वर्ब ऑब्जेक्ट, the questions not solved by the children, इस प्रकार हो जाएगा। क्यों है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने डू डज और फर्स्ट फॉर्म किया है, यहाँ डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की है पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव बनाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ारे में हेल्पिंग वर्ब थे वो इसमें दिए आपने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे, कंटिन्यूस से वॉज वर्ब लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
लेकिन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इसी प्रकार मैंने एक्टिव पैसिव सबके एक्टिव पैसिव को आपको इसमें बताया। तो आप थोड़ी देख रहे हैं ना कि अब पास्ट कंटिन्यूस में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें हटा दो, प्रेजेंट का पास्ट है तो था लिख दो, रहा था, रही थी, रहे थे। वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई है। पैसिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में पैसिव में इज आर एम के साथ बीइंग लगा था, इसमें भी वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे पीछे वीडियो अगर ध्यान से देखें, टेंसेज को बहुत अच्छे तरीके से देखें। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जगह आइए टेंस एक दिन में हम सीखते हैं। क्या ये कोई टारगेट ओरिएंटेड चीज थोड़ी ना है। आप एक टेंस को कितने दिन में सीखते हैं? सीखने का मतलब जो टीचर ने आप तक वीडियो पे जो बात भेजी, आपने समझी, फिर आपने खुद ने हिंदी लिख लिख कर, स्ट्रक्चर लिख कर, मीनिंग तो आप अपनी डिक्शनरी से देख लेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर के आधार पे आपने इंग्लिश लिखी, फिर सब्जेक्ट था तो एक्टिव, सब्जेक्ट नहीं था तो पैसिव। ये आपकी एक्सरसाइजेस पे डिपेंड करता है कि जैसा टीचर ने बताया वैसा आप इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं। और अभी तो हिंदी लिख कर इंग्लिश लिख रहे हैं अपन, मैं आगे आपको हिंदी बोल करके और बताऊंगा, बताइए आप सोच के देखिए इंग्लिश क्या बनेगी। और जब आप सुन के इंग्लिश बना के बैठ जाएंगे, मैं यहाँ इंग्लिश बना के पूछूंगा क्या आपने जो बनाई है वो ऐसी बनाई है, और अगर बन गई है वी आर एट राइट पाथ, एकदम से ठीक चल रहे हैं, चलते रहेंगे हम, ठीक बात है, समझे ना। अब थोड़ी सी चीज हमने इसमें देखी, ये फॉर्मेलिटी थी, एक एक्टिव था उसका मैंने साथ साथ में पैसिव, लेकिन मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि पैसिव जब आता है वो ये कह रहा है सब्जेक्ट से ज़्यादा मेरे बात के अंदर, मेरे वाक्य के अंदर, मेरे भाव में ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। तभी तो पैसिव बनाते हैं ना, याद है ना। तो मैं यहाँ एक ऐसा सेंटेंस ले रहा हूँ जिसमें ये कहना चाहता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट नहीं हो तब आप जब हैंडल करेंगे तो ये बच्चों का खेल, सब्जेक्ट है तो एक्टिव, सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव, एक्टिव पैसिव, ऐसा नहीं करेंगे। आपको एक बार पता चल गया, मैं तो पूरे टेंसेज में पहली बार जब भी आपको बताऊंगा पूरा थॉरोली बताऊंगा, लेकिन आप हमेशा रखें कि ये हमारे लिए इसलिए है कि हम ठीक से समझ जाएं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू देना भाषा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिस्क्राइब करेंगे व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग और लिसनिंग, तुरंत हम क्विक पता करेंगे। और पता करने का मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है, क्या आप इंग्लिश को अपने हिंदी में ठीक ठीक से समझ रहे हैं? हिंदी का वाक्य अंग्रेजी में कैसे और इंग्लिश का वाक्य हिंदी में कैसे, ये बहुत ज़्यादा चीज़ आप पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब एक देखें, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमने ये सब जो किया है उसका क्या माने। जो आज तक प्रेजेंट पढ़ा है वो पास्ट पढ़ें और फास्ट पढ़ें तो कैसे होगा। तो आइए अफर्मेटिव में विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई गई, देख रहे हैं ना, पढ़ाई गई, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाई, लेकिन अंतिम शब्द में जाना का वही उच्चारण। मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरी विस्तार से आपको बताया, अतिरिक्त पढ़ाने के बाद अतिरिक्त शब्द आया गई, गया, गई, गए, डेफिनेटली ये पैसिव ही होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और अगर वो स्टूडेंट जो अभी अभी सीख रहा है आप उसको पढ़ाना चाहें तो आप ये कहेंगे वाक्य का अंतिम शब्द वर्ब है, उससे पूछे पढ़ाई गई, पढ़ाने वाला कौन है? नहीं, क्यों? तो जब पढ़ाई गई क्या, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और पढ़ाई गई किसे, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सीख गए ना। तो जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग है वो सब्जेक्ट की जगह आता है, एफर्मेटिव सेंटेंस है,
स्ट्रक्चर बनेगी ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डैश डैश डैश, और यहाँ पर आएगा सेंटेंस में, देखिएगा द स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब वर टॉट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिएगा इंग्लिश, द स्टूडेंट्स वर टॉट इंग्लिश, विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई। ये ऐसे कंटिन्यूस उदाहरण लिया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। तब हमें पता चला कि इस प्रकार तो हम टेंस में एक प्रेजेंट पूरा सीख लिया, तो हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे खाली, और हिंदी में वाक्य का अंतिम शब्द प्रेजेंट में अलग होंगे, पास्ट में अलग होंगे, फ्यूचर में अलग होंगे। वो हिंदी में वैसे भी नहीं जानते हैं, और अगर कोई अड़चन भी है तो मेरे हर वीडियो में मैं हिंदी के ऊपर इतना जोर देता हूँ क्योंकि उसको आप समझते हैं, और वो आपका एक बेस है, आधार है, जिससे आप इंग्लिश सीखेंगे, बोलना, लिखना, पढ़ना। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस तरीके के सेंटेंसेज खुद बनाएं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था फ्रेंड्स कि आप वोकैबुलरी बढ़ाएं, बस आपका इतना ही काम है, बाकी सब आप टीचर पे, मेरा मतलब इस व्यक्ति पे छोड़ दें। हर चीज़ हम बखूबी बहुत डिटेल में इंग्लिश पढ़ेंगे, बस आप वर्ब बढ़ाते जाइए, अच्छी अच्छी वर्ब अपने यहाँ पर रिकॉर्ड कीजिए, एक वर्ड बैंक बनाइए जिनके अंदर आपको प्राउड होना चाहिए कि पिछले महीने मुझे 1000 वर्ब आती थी, इस महीने, एक महीने के बाद मैंने देखा मेरे पास में 2000 वर्ब इकट्ठी हो गई, जो मैं बाय हार्ट जानता हूँ। तब आप देखेंगे कि कितना इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं बताऊंगा कि आइए हम एक पूरे सारे टेंस 1 घंटे के अंदर सीख जाते हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है यह असंभव है। आप ध्यान दें, और फिर भी आपको कोई रिवीजन के रूप में ऐसा चाहिए कि नहीं सर, सब पढ़ने के बाद रिवीजन के रूप में अगर पूरे टेंस का एक बार आप एक साथ पढ़ा दें, तब हम, मेरे पास कमेंट बॉक्स में अगर फ्रेंड्स की मांग होगी तो मैं भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को डिटेल में पढ़ने के बाद एक दिन उनका एक वीडियो, अपन थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा और उसको एक साथ पढ़ लेंगे, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। समझ चुके हैं आप? क्यों? सब्सक्राइब कीजिए शेयर करके, और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भी इसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें। और एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि मुझे सबसे ज़्यादा मेरे प्रिय वो स्टूडेंट्स जो अपनी प्रैक्टिस में करके और फिर मुझे क्वेश्चन पूछे। अगर आप शेयर नहीं किया है मत कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना क्वेश्चन कीजिए कि आज के वीडियो में मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, या ये मैंने अगर करना है या मैंने किया तो आप इसके बारे में मेरी ये प्रॉब्लम है वो दूर कीजिए, तो निश्चित रूप से करेंगे आप। ठीक है? हाँ, बेल आइकन और प्रेस कर दीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपके पास में जल्दी तुरंत पहुंच जाए। बाय बाय।